हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। अगर हम पिछली शताब्दियों की बात करें यूरोप में कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हुआ है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है किसने? शक्ति संतुलन ने। अतः इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मौलिक सिद्धांत तथा राजनीति का एक आधारभूत नियम भी माना जाता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यानी कि ये आधारभूत नियम है शक्ति संतुलन, जिसके आधार पर संबंध भी निर्धारित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी निर्धारित होती है। अगर हम बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में बात करें कि शक्ति संतुलन वास्तव में क्या है, साधारण भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरों पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। अगर हम साधारण भाषा में, जैसे मैंने कहा, कि बात करें, इसका क्या मतलब हुआ कि शक्ति संतुलन क्या है कि कोई भी राज्य, अगर हम विश्व की बात करें तो कोई भी राज्य या देश इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को दबाने की कोशिश करे। जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए यहाँ पर, तो प्रथम विश्व युद्ध में भी यही हुआ कि शक्तियाँ जो है क्या हो गई थी कि मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों में युद्ध हुआ, तो धुरी राष्ट्र जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए युद्ध हुआ। फिर दोबारा से जो है हिटलर के नेतृत्व में फिर दोबारा से जर्मनी और यूरोप में क्या हुआ कि पूरा का पूरा यूरोप विश्व युद्ध में, यानी कि पूरा का पूरा विश्व ही विश्व युद्ध में शामिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हिटलर ने बहुत अधिक शक्तियों को अर्जित कर लिया था। तो शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, या हम इसको देखें तो उसका अर्थ क्या है कि हम कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए जो कि अन्य राष्ट्रों को क्या करे, दबाने की कोशिश करे, उसे अपना गुलाम बना के रख सके, उसे अपना उपनिवेश बनाए या फिर उसके ऊपर अपना अधिकार जमाए या फिर युद्ध कर सके। एक राज्य जिस प्रकार से एक तुला के दो पलड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार की साम्यावस्था यानी कि समान अवस्था या व्यवस्था क्या होती है, विभिन्न राज्यों में संधियों द्वारा बनी रहनी चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से हम तुला की बात करें, जैसे पलड़े होते हैं, हम अब तो खैर ये इलेक्ट्रॉनिक जो है वो चल गया है मापने के लिए इकाई, लेकिन उससे पहले एक तुला होती थी, दो पलड़े होते थे उसके अंदर, तो उसका समान भार बराबर नहीं होगा तो क्या होता था कि कोई भी समान आप बराबर नहीं तोल सकते थे, असंतुलन बना रहता था। तो उसी प्रकार से क्या होना चाहिए कि अगर हमने विश्व को चलाना है और सही प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनके जो पलड़े हैं वो समान होने चाहिए। क्योंकि अगर असमान पलड़े होते हैं, अस्थिरता बनी रहती है, उनकी साम्य व्यवस्था यानी कि समान व्यवस्था बराबर नहीं है, तो कोई ना कोई राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र को दबाने की कोशिश करेगा और विश्व में स्थिरता नहीं आ पाएगी, अस्थिरता बनी रहेगी, जिसका परिणाम कि हम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में देख चुके हैं। यदि कोई देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है तो वह उनके लिए एक ऐसा खतरा बन जाता है जो उनके लिए संकट व चिंता का विषय बना रहता है। और ये वास्तव में सत्य है कि अगर कोई राष्ट्र या राज्य शक्तिशाली होगा तो वो कोशिश करता है कि वो दूसरे राज्य को दबाकर रख सके। जैसे आपने देखा होगा कि बीच में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की जो नीति थी वो इसीलिए बहुत अधिक प्रबल हुई क्योंकि जो शक्तिशाली राष्ट्र होते थे वो कमजोर राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बना लेते थे या फिर अपने साम्राज्य में उसे सम्मिलित कर लेते थे या मिला देते थे। क्यों मिला देते थे? क्योंकि उस समय बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति का संतुलन नहीं था, बराबर शक्तियां नहीं थी देशों के पास, कोई कमजोर था और कोई शक्तिशाली था। यही कारण था कि जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वो कमजोर राष्ट्रों को दबाते थे
और उससे क्या होता था कि एक ही प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी, वो सिर्फ शक्तिशाली राष्ट्रों के अधीन रहकर ही कार्यों को करती थी या सिर्फ उन्हीं का उसमें अध्ययन किया जाता था। तो राजनीतिज्ञों का मानना है कि अगर शक्ति संतुलन होगा, बैलेंस ऑफ पावर होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अगर हम बात करें विदेश नीति, वो सभी चीज़ें इसी के ऊपर निर्भर करती है कि बैलेंस ऑफ पावर कैसी है। अगर संतुलन सही प्रकार से है तो विश्व के राष्ट्र आपस में सही प्रकार से संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। अगर उन एक शक्तिशाली है, एक कमजोर है, तो वो क्या करेगा कि दबाव में आकर उसको उसके साथ संबंध यानी कि जो शक्तिशाली राष्ट्र है उसके साथ उसे ज़बरदस्ती अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं शक्ति संतुलन का अर्थ व परिभाषा। शक्ति संतुलन का अर्थ स्पष्ट करना बड़ा कठिन है और ये वास्तव में एक कठिन शब्द ही है, क्योंकि कई बार संतुलन की बात आती है कि बैलेंस बन गया है। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों की अगर हम बात करें, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था कि दोनों ही राष्ट्र बराबर हैं, लेकिन क्या हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध होते होते क्या हो गया था कि मित्र राष्ट्रों में फूट पड़ गई थी, है ना, कि जो रूस और ये अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो मित्र राष्ट्र थे ये क्या हो गए, आपस में झगड़ने लगे और रूस और अमेरिका जो कि मित्र राष्ट्र थे वो क्या बन गए, दुश्मन बन गए। और इसी प्रकार से क्या हुआ, भले ही उन्होंने जो है जीत अर्जित कर ली थी द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि अमेरिका ने नए हथियारों का, परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया था, जिससे कि रूस भी नाराज हो गया था कि उसने उसे बताया नहीं है। फिर उसके बाद रूस ने भी हाइड्रोजन बम का निर्माण किया, उससे अधिक शक्तिशाली का, और उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरे के पूरे विश्व में क्या हो गया कि आज अगर हम आज की बात करें तो हर एक राष्ट्र, चाहे वो छोटी शक्ति है, चाहे वो बड़ी शक्ति है, चाहे वो मध्यम शक्ति है, क्या है, शक्ति संपन्न है, परमाणु शक्ति संपन्न है, उनके पास परमाणु शक्ति है। अगर युद्ध होगा तो वो हाथों से या हथियारों से, सिंपल हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, वो किससे लड़ा जाएगा, बटन से लड़ा जाएगा। मिसाइलें बना दी हैं लोगों ने, हाइड्रोजन परमाणु बम बना दिए हैं, एक बटन दबाओ और दूसरा देश जो है तहस नहस हो जाएगा, और उसका असर सिर्फ उस देश पे नहीं पड़ेगा, विश्व के अन्य देश भी, यानी कि पूरा का पूरा विश्व उससे प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो शक्ति संतुलन का जो अर्थ है वो स्पष्ट करना बहुत ही कठिन है। रिचार्ड कॉब्डेन ने शक्ति संतुलन के अर्थ को बताया है कि शक्ति संतुलन एक विचित्र, उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक, मिथ्या, सत्य ही नहीं वरन ऐसा अव्यक्त व्यवस्था का परिचालक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। यानी कि क्या है कि हम शक्ति संतुलन की स्थापना नहीं कर सकते। हालांकि जैसा कि हमने एक पलड़े की बात की है कि तुला के जो पलड़े होते हैं अगर सभी बराबर, दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा कि एक बैलेंस बन जाएगा, लेकिन वो बैलेंस नहीं बन पाता। अब क्या है कि थोड़ा भी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राष्ट्र कमजोर हुए, वास्तव में अगर हम आज विश्व की बात करें तो कोई भी विश्व में कोई भी राज्य हो वो युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर युद्ध लड़ा गया तो क्या होगा कि जैविक अजैविक जो हथियार हैं, इस प्रकार के जो हथियार बना दिए गए हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि किस राष्ट्र ने किस प्रकार का आपके ऊपर हमला कर दिया है। तो इसलिए क्या हो गया है कि ये एक क्या हो गया, संतुलन बन गया है, बैलेंस बन गया है। तो आप आसानी से किसी भी राज्य को अपना गुलाम या उपनिवेश नहीं बना सकते, ना ही आप उसे अपने साम्राज्य में मिला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में शक्ति संतुलन से अभिप्राय है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच कम से कम स्थूल संतुलन कायम होना चाहिए, जो कि मैंने भी कहा कि अगर थोड़ा भी संतुलन कायम है तो क्या होगा कि कोई किसी का गुलाम नहीं बनेगा। शलीचर के शब्दों में शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष स्थिति की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार से क्लॉड ने भी कहा है कि शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के
हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथ में ही रहती है। यानी कि जो आपस में संबंध स्थापित करना चाहते हैं उन्हीं के हाथ में पूरी की पूरी नीति रहती है। यानी कि वो निर्णायक होते हैं, वो इस चीज़ को स्थापित करते हैं कि हमारे आपस में किस प्रकार के संबंध होंगे। इसी प्रकार से कैसलरी ने भी कहा है कि राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। यानी कि पूरा का पूरा जो राष्ट्र परिवार है उनके बीच में कोई भी देश या राज्य इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों पर, जो कमज़ोर राज्य हैं, कि अपनी इच्छा ला दे कि आपको ये कार्य करना है या आपको इस प्रकार से कार्यों को करना है या आपको अपने देश की नीति को इस प्रकार से बनाना है या फिर आपको अपने देश को इस प्रकार से चलाना है। अगर हम ऊपर की परिभाषाओं की बात करें तो उससे क्या अर्थ निकलता है या हमारे सामने क्या चीज़ आती है कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक स्थिति, एक प्रक्रिया, एक नीति और व्यवस्था के रूप में चित्रित किया जा सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी होगी, उसकी स्थिति क्या है, कि उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, उसमें किस प्रकार से नीतियों का निर्माण किया जाता है या उसकी व्यवस्था को हम किस रूप में दिखा सकते हैं। शक्ति संतुलन विशिष्ट स्थिति का द्योतक है। अगर हम पूरे के पूरे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति और ये जो प्रक्रिया यानी कि इसका अध्ययन हमारे सामने जो आया है तो हम लगा सकते हैं इससे अंदाजा कि इसमें जो चित्रित किया गया है वास्तव में वो क्या है कि शक्ति संतुलन विशिष्ट शक्ति का स्थिति का द्योतक है। शक्ति संतुलन शब्द एक ऐसी स्थिति का द्योतक है जिसमें शक्ति संबंध लगभग बराबरी के आधार पर होता है। शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का समान वितरण, यानी कि सभी के पास जो है बराबर शक्ति होनी चाहिए। जिसमें कि क्या बताया था मैंने आपको कि तुला के दो पल्ले हैं, यानी कि वो आलंब से लटके हुए हैं और दोनों बराबर होने चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है कि सही स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट आता है शक्ति संतुलन विदेश नीति के रूप में। केनेथ टॉमसन, मॉर्गेंथो, चर्चिल आदि ने शक्ति संतुलन के सिद्धांत को विदेश नीति की परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। वे मानते हैं कि संतुलन शक्ति खतरनाक होती है। विदेश नीति की दृष्टि से राष्ट्र उसी समय तक शक्ति संतुलन की अवधारणा स्वीकार करते हैं जबकि वे अन्य राज्यों की तुलना में प्रबल हो, यानी कि वो शक्तिशाली हों। चर्चिल ने शक्ति संतुलन को ब्रिटिश विदेश नीति की अद्भुत परंपरा बताया था। अगर हम चर्चिल की बात करें, जैसे उन्होंने कहा था, अगर हम ब्रिटेन के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वर्तमान में जो एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में अमेरिका बीच में हमारे सामने आया था कि अमेरिका जो है क्या है, एक ध्रुवीय शक्ति है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो क्या था कि एक समय ऐसा था कि अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटेन इतना अधिक शक्तिशाली था टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से, जो कि उसने हमारे देश में भी व्यापार स्थापित किया था और उसी के आधार पर उसने हमारे देश को गुलाम भी बना लिया था। तो उसने विश्व के यूरोप के ज़्यादातर देशों को अपना उपनिवेश गुलाम बनाकर रखा है, क्योंकि उसकी एक बहुत ही अच्छी विदेश नीति रही है ये। नेक्स्ट जो आता है वो आता है शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में। मार्टिन वाइट, एजे पी टेलर, चार्ल्स लर्च आदि शक्ति संतुलन को एक पद्धति मानते हैं। आधुनिक विश्व में जहां बहुत सारे राज्य हैं, शक्ति संतुलन एक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। शक्ति संतुलन के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम एक व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। पहले तो राज्य बहुत कम थे, यानी कि अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, नवोदित राष्ट्रों का उदय हुआ। लैटिन अमेरिका की बात करें, एशिया अफ्रीका की बात करें तो नवोदित राष्ट्र आए थे। तो आज विश्व में बहुत सारे राज्य हैं। अगर
एक दूसरे के ऊपर युद्ध करते रहे, एक दूसरे को दबाते रहे, तो क्या होगा कि मानवता का ही विनाश हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता है, संप्रभु बनाना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि संतुलन बना रहे। अगर संतुलन बना रहेगा तो क्या होगा कि विश्व की जो व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की हम बात करें, वो सही प्रकार से कार्यों को कर सकते हैं या वो सही प्रकार से